हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की विधान की बुक से चैप्टर नंबर 1 की पार्ट 4। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये चैप्टर थोड़ी सी लंबी है और इसलिए क्योंकि मुझे लाइन बाय लाइन भी समझाना होता है, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि आप हर एक पार्ट से अच्छी तरह से समझ सकें। क्योंकि पूरी स्टोरी को अगर वन शॉट में या फिर समरी में अगर आप समझेंगे तो हो सकता है कि कुछ ऐसे पॉइंट हों जो छूट जाएं, और इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जब यशोधर पंत ऑफिस से छुट्टी लेकर जब निकलते थे तो उनका घर पहुंचने में 8 बज जाता था, क्योंकि वो मंदिर में प्रवचन सुनते थे या फिर किसी से मिलना होता था तो वो इसी वक्त कर लिया करते थे और 8 बजे से पहले वो घर नहीं पहुंचते थे। यहाँ लिखा है, आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। यहाँ क्या लिखा है कि आज बिड़ला मंदिर जाते हुए, यानी कि जब यशोधर पंत ऑफिस से निकलते हैं और उनकी एक रूटीन थी कि वो बिड़ला मंदिर जाया करते थे। जब वो बिड़ला मंदिर जाते हैं तो उनकी निगाह यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी, उस जगह पड़ी जहाँ कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। किशनदा कौन थे? यशोधर पंत की उसने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी जब यशोधर पंत दिल्ली आए थे और उनके पास नौकरी नहीं थी। उस वक्त किशनदा ने यशोधर पंत की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी और किशनदा के परंपरा को ही यशोधर बाबू फॉलो किया करते थे। जब यशोधर पंत बिड़ला मंदिर जाते हैं तो उनकी नज़र किशनदा के क्वार्टर पर पड़ती है और वो क्वार्टर कितने बेडरूम वाला था? 3 बेडरूम वाला था। और उस क्वार्टर की जगह पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। किसी भी एरिया का हम नाम देते हैं, इसी तरह से यशोधर पंत जिस एरिया में क्वार्टर की जगह 6 मंजिला इमारत बन रही थी, उस एरिया का नाम था DIZ। हालांकि ये एक शॉर्ट फॉर्म है। तो जब यशोधर पंत वहाँ से गुजरते हैं तो DIZ जो एरिया थी उसकी बदलती शक्ल देखकर, पहले वहाँ क्वार्टर हुआ करती थी, अब वहाँ पर 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। तो इस एरिया की जो शक्ल है उसकी शक्ल बदलती देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। क्यों बुरा सा लगता है? क्योंकि उस एरिया से उनकी यादें जुड़ी हुई होती हैं। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टर की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। और वहाँ क्या बन रहा है? यशोधर पंत सोचते हैं कि ये लोग, यानी कि जो इमारत बना रहे हैं, वे लोग गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टर बनाने की जगह, यानी उन लोगों को 1 मंजिला क्वार्टर यहाँ बनाया जाना चाहिए, लेकिन वो 1 मंजिला क्वार्टर बनाने की जगह वो ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें ये ज़रूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। यशोधर पंत को ये पता नहीं है कि वे लोग ठीक कर रहे हैं 6 मंजिला मकान बनाकर या गलत कर रहे हैं, लेकिन यशोधर पंत को ये ज़रूर पता है कि वो क्वार्टर, वो गोल मार्केट उनकी यादों में है और उनकी यादों के गोल मार्केट को ढाए जाने का जो गम है, वो उस गम को मनाने के लिए वो जानते हैं कि उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। यानी कि वो उस जगह पर डटे रहना चाहते हैं ताकि गोल मार्केट ढाए जाने का गम वो मनाते रहें। उन्हें एंड्रयूज़गंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप्ड क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया है। हालांकि
यशोधर पंत एक अच्छे पोस्ट पर थे और अच्छे पोस्ट पर होने की वजह से एंड्रयूसगंज, लक्ष्मीबाई नगर और पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप यानी कि जिस पोस्ट पर थे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग ही उन्हें D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई, लेकिन वो हर बार उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया है। क्यों इनकार कर दिया है? क्योंकि गोल मार्केट ढाया जा रहा था और गोल मार्केट से यशोधर पंत की कई यादें जुड़ी हुई थी और वो वहीं पर रह करके उस गम को लेना चाहते थे। वो वहीं पर रह करके उस गोल मार्केट के ढाए जाने के गम को मनाना चाहते थे। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तभी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलॉट करा लिया और जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने उस जगह को छोड़ना ज़रूरी नहीं समझा और उसी क्षेत्र की जो बस्तियां थीं उन बस्तियों में जो बचे हुए क्वार्टर थे उन्हीं क्वार्टरों में से एक क्वार्टर में उन्होंने अपना नाम अलॉट करा लिया यानी कि उस क्वार्टर को अपने नाम कर लिया। पत्नी के ये पूछने पर कि जब ये भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किशनदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे। जब उनकी पत्नी उनसे सवाल पूछा करती थी कि तुमने तो हर एक क्वार्टर को इनकार कर दिया है, इतने अच्छे अच्छे क्वार्टर तुमको प्रोवाइड किए गए थे, इनकार कर दिया है और इन्हीं बस्तियों के बीच में एक क्वार्टर अपने नाम कर लिया है, अगर ये क्वार्टर भी टूट जाएगा तब क्या करोगे? तब यशोधर पंत कहते हैं कि तब की तब देखी जाएगी, जब ये क्वार्टर भी टूट जाएगा तब देखा जाएगा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किशनदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे और ठीक उसी तरह से वो मुस्कुराते हैं जिस तरह से किशनदा इसी तरह की बातें कहकर मुस्कुराते थे। यानी कि यशोधर पंत पूरी तरह से किशनदा की परंपराओं पर चलते थे। सच तो ये है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वो घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। यहाँ लिखा है कि सच तो ये है कि पिछले कई सालों से यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ उनका मतभेद होता है और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है। क्यों मतभेद होने लगा है? क्योंकि यशोधर पंत पुराने ख्यालात के थे और उनकी पत्नी नए ज़माने की सोच उन्होंने अपना ली थी और उनके बच्चे आधुनिक थे और नए ज़माने के सोच के हिसाब से चलते थे और इसी वजह से अपनी पत्नी और बच्चों से छोटी बड़ी बात में मतभेद होने की वजह से वो घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वो उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। यानी कि यशोधर पंत के बच्चे जब तक छोटे थे वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद करते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली ये नौकरी कुछ समझ में नहीं आती। यशोधर पंत का बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में उसे नौकरी मिल गई थी और हालांकि किसी भी तरह से यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को यानी कि वो अपने पुत्र को साधारण मानते थे, सिंपल मानते थे, उनके अकॉर्डिंग उनके अनुसार असाधारण वेतन देने वाली ये नौकरी यानी कि उनके सोच के हिसाब से उनका पुत्र साधारण था, लेकिन विज्ञापन संस्था में काम करने की वजह से उनके पुत्र को असाधारण वेतन मिल रही थी। यानी बहुत ही ज़्यादा पेमेंट उन्हें मिल रही थी, बहुत ही ज़्यादा उनको सैलरी मिल रही थी और ये जो ज़्यादा सैलरी देने वाली नौकरी है यशोधर पंत को कुछ समझ में नहीं आती है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनके अनुसार उनका बड़ा बेटा साधारण है और उसे मिलने वाला जो पेमेंट है वो बहुत बड़ा है। वो कहते हैं कि 1500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है, शुरू में ही 1500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेंच होगा। यशोधर पंत कहते हैं कि 1500 रुपया जब हम रिटायरमेंट के पास पहुंचते हैं तब हमें 1500 रुपये मिलते हैं और मेरे बेटे को शुरू में ही 1500 रुपये मिल गई है, तो शुरू में ही 1500 रुपया देने वाली ये जो विज्ञापन संस्था में नौकरी है इसमें ज़रूर कुछ पेंच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए ये समझ सकना असंभव है कि जब ये पिछले साल एलाइट सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया।
यशोधर पंत ये सोचते हैं कि उनका बड़ा बेटा साधारण है, लेकिन उसे असाधारण पैकेज मिल रहा है, असाधारण सैलरी मिल रही है। ज़रूर इस नौकरी में गड़बड़ होगा, ज़रूर इस नौकरी में पेंच होगा। यशोधर जी का जो दूसरा बेटा है वो दूसरी बार आईएएस देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए ये समझ सकना असंभव है। यानी कि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब पिछले साल इसने एग्ज़ाम दिया था और माना कि ये लिस्ट में इसका नाम आया था और इसका नाम काफ़ी नीचे आ गया था, लेकिन फिर भी इसे नौकरी मिल रही थी, लेकिन फिर भी इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। और दूसरी बार उनका बेटा लिस्ट में नाम आने के बाद भी दूसरी बार उनका बेटा एग्ज़ाम दे रहा था। ये बात यशोधर पंत को समझ में नहीं आ रही थी। उनके अनुसार जब उनका लिस्ट में नाम आ चुका था तो उन्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए था, लेकिन वो दूसरी बार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। उनका जो तीसरा बेटा है वो स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी जो बेटी है वो एकमात्र बेटी है, इकलौती बेटी है, और वो न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, यानी कि बहुत सारे ऐसे रिश्ते उसके लिए आ रहे हैं, लेकिन वो सभी रिश्तों को अस्वीकार कर रही है। वो शादी करना नहीं चाहती है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा वो हासिल करके खुद भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यानी कि उनकी बेटी भी ये चाहती है कि वो डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा ले और उसके बाद वो अमेरिका चली जाए। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहाँ समहाउ ये भी अनुभव करते हैं कि वो खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वो ये खुश हैं कि उनके बच्चे तरक्की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ये महसूस करते हैं कि वो खुशहाली भी कैसी, वो खुशी भी कैसी जो अपनों में परायापन कर दे, जो अपनों को भी गैर कर दे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं। यानी कि यशोधर पंत के जो बच्चे हैं वो गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करते हैं, गरीब रिश्तेदारों को पसंद नहीं करते हैं और इस तरह से अपने बच्चों के ज़रिए अपने गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करना, अपने गरीब रिश्तेदारों को नीचा समझना यशोधर पंत को किसी भी तरह से जचती नहीं है। यानी कि यशोधर पंत के अकॉर्डिंग चाहे कोई कितना भी तरक्की कर ले, लेकिन अगर उनके रिश्तेदार गरीब हैं तो उन्हें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उन्हें नीची नज़रों से नहीं देखनी चाहिए। एनीवे जनरेशनों में गैप तो होता ही है सोना। यहाँ यशोधर पंत क्या कहते हैं कि एनीवे जो जनरेशन होता है, जनरेशन क्या होता है, जब पिता बूढ़े हो जाते हैं, उनके बच्चे जवान हो जाते हैं, तो ये जो जनरेशन में जो गैप है, जो दूरी है, वो सूना ही होता है, वो खाली ही होता है। ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता और इस तरह से खुद को ही ये कहकर पिता दिलासा देता है। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉड बना डाला है। यहाँ लिखा है कि हालांकि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से, यानी कि उनके जो संस्कार है उनसे किसी भी तरह से आधुनिक नहीं है, लेकिन बच्चों की तरफदारी करने की जो मातृत्व होती है, माँ हमेशा अपने बच्चों की तरफदारी करती है और उसी मातृत्व में, उसी तरफदारी की मजबूरी ने उन्हें मॉड बना डाला है, यानी उनकी पत्नी भी आधुनिक बन चुकी है। कुछ ये भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। यहाँ लिखा है कि कुछ ये भी है कि जिस समय यशोधर पंत की शादी हुई थी, उस समय यशोधर बाबू के साथ गांव से उनके ताऊ जी भी आए थे और उनके 2 शादीशुदा बेटे भी यशोधर पंत के साथ रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे और इस चूँकि ये जॉइंट फैमिली थी और जॉइंट फैमिली में पीछे ही पीछे, यानी कि जो भी बहुएं थीं वो आपस में उनका तनाव था, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। लेकिन हालांकि उनके बीच में तनाव थे, लेकिन ताऊ जी से सभी डरते थे और उन्हीं के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जिठानियों की चलने दी।
यशोधर बाबू की पत्नी को ये शिकायत है यशोधर पंत से कि जॉइंट फैमिली वाले उस दौर में, संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, यानी यशोधर पंत ने कभी भी अपनी पत्नी का पक्ष नहीं लिया, बल्कि जिठानियों की चलने दी, यानी कि बड़े भाई के वाइफ की बातों को चलने दिया। उनका ये भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। यशोधर पंत की पत्नी ये शिकायत करती है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में, यानी डिसिप्लिन के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो कि वो जवान औरत नहीं थी बल्कि एक बुढ़िया थी। वो ऐसा क्यों कहती हैं? क्योंकि वो सोचती हैं कि बाकी औरतों को जिस तरह से रखा जाता था उसी तरह के बंधनों में यशोधर पंत की वाइफ को भी रखा जाता था। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। यहाँ क्या लिखा है कि यशोधर पंत की वाइफ ये शिकायत करती है कि जिस तरह के बंधन इनके बुढ़िया ताई के लिए थे, यानी कि यशोधर पंत की जो चाची थी उनके लिए जो भी बंधन थे वो सभी किस पर लागू कर दिए गए थे? यशोधर पंत की वाइफ के ऊपर लागू कर दिए गए थे। और ये वो अपने बच्चों से कहा करती थी, यानी कि यशोधर पंत की जो वाइफ थी वो ये कहती हैं कि जो भी डिसिप्लिन, जो भी मैनर्स के बंधन थे ये उनके बुढ़िया ताई के लिए थे, यानी यशोधर पंत के चाची के लिए थे, और जो भी उनके लिए बंधन थे वो भी यशोधर पंत की वाइफ पर लागू कर दिए गए थे। और इसलिए वो खुद को ये समझती हैं कि जैसे कि वो जवान औरत नहीं, एक बूढ़ी औरत है। और वो ये अपने बच्चों से कहा करती थी। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं और बच्चे उनकी बातों को सुनकर उनसे सिंपैथी व्यक्त करते हैं, सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वो यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। फिर वो यशोधर जी से क्या कहती हैं कि तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें, यानी कि बहुत पुरानी पुरानी जो बातें हैं ये बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुभिता हो। वो कहती हैं कि मैं भी इन बातों को, यानी कि आपके बाबा आदम के ज़माने की बातों को, आपकी पुरानी बातों को, आपके डिसिप्लिन की बातों को मैं उसी हद तक मानूंगी जहाँ तक सुभिता हो, जहाँ तक मुझे लगता है कि मानना चाहिए तभी तक मैं इन बातों को मानूंगी। अब मेरे कहने से वो सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात। यशोधर पंत की वाइफ कहती हैं कि अब मेरे कहने से, यानी कि उनके कहने से ये जो ढोंग ढकोसला है, ये जो डिसिप्लिन का बंधन है ये हो नहीं सकता, साफ बात। यानी कि वो पूरी तरह से जो पुराने रीति रिवाज है, पुरानी जो परंपरा है, पुरानी जो बंधन है वो उसको नहीं मानती हैं, क्योंकि वो भी अपने बच्चों की तरह आधुनिक हो गई हैं। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं से आचरण करती है। तो यशोधर बाबू शानल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह वहाँ से लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं। यानी कि यशोधर पंत की वाइफ, यशोधर पंत की पत्नी धर्म कर्म यानी जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है उनको ढोंग ढकोसला कहती है, और वो जो मॉडर्न आचरण है वो करती हैं। यशोधर बाबू उनके इस रवैये से उन्हें शानल बुढ़िया कहते हैं, चटाई का लहंगा कहते हैं, बूढ़ी मुँह मुहा से लोग करे तमाशे कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके विद्रोह का मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं। लेकिन ये स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। वो अपनी पत्नी की बातों को अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी स्वीकार करते हैं, ये भी मानते हैं कि इन सब में उनका ही, यानी यशोधर पंत का ही तमाशा बन रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।